चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो कूलम्स लॉ की ही कैटेगरी में अब हमारे पास कुछ और आइडियाज, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। वो ये कि एक क्वेश्चन आता है कि एडिंग चार्ज टू अ चार्ज्ड बॉडी। आप सब बच्चे ये क्वेश्चन जरा पढ़े सारा। तो क्वेश्चन है बच्चों के 2 पॉइंट चार्जेस हैं, +2 कूलम +6 कूलम, और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। अब रिपेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों सिमिलर नेचर के हैं। फिर वो कहते हैं कि इफ a charge of -2 coulomb is given to each of these charges, the force will be now। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को बच्चों सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि पहले देखें हमारे पास जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 के। तो इसका मतलब है कि 2 कूलम और 6 कूलम जो चार्ज है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जिसकी वजह से 12 न्यूटन फोर्स जनरेट हो रही है रिपल्सिव। अब इसके बाद अब इस पे दोनों पे कितना चार्ज ऐड किया? -2 कूलम। तो इसको कैसे सॉल्व करना बच्चों? +2 कूलम जो चार्ज है उसमें भी ऐड कर देना -2 कूलम, और जो +6 कूलम चार्ज है उसमें भी हमने ऐड कर देना है -2 कूलम। ठीक है। तो अब देखें ये +2 - 2 0 कूलम हो गया, और ये 6 - 2 4 कूलम्स हो गया। तो यहाँ पर तो हमारे पास जो चार्ज 1 है वो तो वैसे 0 हो गया। ठीक है। और चार्ज 1 0 होने की वजह से जो प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 है बच्चों वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑल ओके, ऑल राइट, समझ आ गई इस बात की सबको? ओके। अच्छा, अगर ऐसा हो सवाल में ये आ जाए कि हमने -2 नहीं, -4 कूलम चार्ज जो है वो ऐड किया है, तो फिर यहाँ पर हम -2 की बजाय -4 कूलम कर देंगे, और यहाँ पर भी -4 कूलम कर देंगे। अब हमारे पास क्या आंसर आएंगे? 2 - 4 -2 कूलम, 6 - 4 +2 कूलम। ठीक है। तो अब 2 × 2 एक तो 4 हो जाएगा, 4 न्यूटन। अब देखें एक चार्ज नेगेटिव हो गया और एक चार्ज पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो दोनों तरह से मैंने आपको बात समझा दी है कि अगर 0 हो जाए तो फोर्स 0 हो जाएगी, नेचर चेंज हो जाए तो अट्रैक्शन में चली जाएगी बात, और उनका जो प्रोडक्ट लेके आप सिंपल उसका आंसर जनरेट कर लेंगे। हाँ जी बच्चों, डन। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट एक आइडिया पर। वो भी इसी तरह के एक आसान सा आइडिया है। पहले आसान आसान वाले आइडिया कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 4 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम। दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। ठीक है। ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। If a charge of -2 microcoulomb is entered midway between them, the charges will now repel each other। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक 4 कूलम चार्ज है और ये एक 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है। और वो कहते हैं कि इसके मिड वे में हमने रख दिया है 2 माइक्रोकूलम चार्ज। तो बच्चों आप लोगों ने कोई जल्दबाजी करके ना ये फोर्सेस कैलकुलेट नहीं करने लग जानी। आपने एक सिंपल सा रूल याद रखना है। The force between two charges is independent of the presence of third charge। ठीक है। दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो किसी भी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट होती। लिहाजा वो चार्ज प्लेस करने के बावजूद भी इन दोनों के दरमियान अगर फोर्स पहले 40 न्यूटन थी तो राइट आफ्टर प्लेसिंग द चार्ज भी वो कितनी रहेगी? 40 न्यूटन ही रहेगी। तो हमारा बीटा जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी क्लियर हो गए सबको? ये रूल ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। जी बच्चों, चले आगे। ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
और एक और आइडिया को पहले डिस्कस करते हैं। और लेट्स से ये सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला रिकॉल करवा दूं। बच्चों, दो वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हो ना, किसी भी सर्टेन एंगल पर, ये वेक्टर F1 हो, ये वेक्टर F2 हो, और ये उनका रिजल्टेंट R बन रहा हो, तो आप सब अपने पास रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला लिखें, रिकॉल करें उसको। R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर प्लस 2 F1 F2 कॉज ऑफ थीटा। सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला लिखें अपने पास, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन की सिमेट्री पर, कि क्वेश्चन में इस फॉर्मूला के क्या रोल है। लेट से वो आपसे कहता है कि तीन चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्राइएंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि ये दोनों चार्जेस, दिस क्यू एंड दिस क्यू, ये दोनों मिलकर इस थर्ड चार्ज पी पर कितनी फोर्स एग्जर्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बहुत तवज्जो से समझना है, बहुत आसान सोल्यूशन है इसका एट द एंड। अभी फिलहाल हम जिस सिमेट्री पे काम कर रहे हैं वो ये कि तीनों चार्जेस पॉजिटिव है। तो देखिए बच्चों, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, इसको हम नाम दे देते हैं फोर्स F1 का। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल ही करेगा क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, तो इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं फोर्स F2 का, ठीक है। अब कोई बच्चा मुझे यहाँ पे मैसेज करके बताएगा कि ये एंगल कितने डिग्री बन रहा है। एक सजेशन आई है जी 30 डिग्री, ठीक है। और कोई सजेशन? 60 डिग्री, गुड, ये भी एक अच्छी सजेशन है। तो देखिए बच्चों, ये ट्राइंगल कौन सा, इक्विलेटरल, ये पहला कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात, ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री अगर टोटल एंगल है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है इसके तीनों एंगल्स बराबर है। और तीनों एंगल्स फिर 180 बनाने के लिए क्या होंगे? 60 डिग्री। तो बच्चों, अगर ये साइड 60 डिग्री है तो बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड भी कितने डिग्री होगी? 60 डिग्री होगी। ऑल ओके? आप समझ रहे हैं कितना एंगल है? 60 डिग्री। अच्छा जी, अब ये दो फोर्सेस हमारे पास आ गई 60 डिग्री पर। तो अभी तो ये जुड़ी हुई हैं बच्चों टेल टू टेल, हमने इनको जोड़ना है हेड टू टेल। तो हम इस वेक्टर को यहां से रिमूव करेंगे और इसको हेड टू टेल से यहां पे जोड़ देंगे। ये हो जाएगा F2, और ये हमारे पास बनेगा रिजल्टेंट, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट जो है इसका साइज कितना है, उससे पहले मैं आपको एक बात याद करवा दूं। देखिए, दोनों चार्जेस अगर एक जैसे हैं तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2। तो दोनों को 1 2 की बजाय हम F का नाम दे देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखूंगा कि रिजल्टेंट फोर्स विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉज 60 डिग्री, ठीक है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2f स्केयर प्लस 2f स्केयर, और कॉस 60 होता है बच्चों 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा √3f²। डन। तो √3f² का मतलब है कि फाइनल फोर्स जो लग रही है वो √3f के इक्विवेलेंट लग रही है। तो सिमेट्री क्या है? सिमेट्री है इक्विलेटरल ट्राइएंगल। क्वेश्चन क्या है? कोई से दो चार्जेस मिलकर तीसरे चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं। एक चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मैं थोड़ा सा थिक करके दोबारा रिप्लेस कर देता हूं, ये तीन चार्जेस हैं, ठीक है। ये दोनों चार्जेस इस तीसरे चार्ज को रिपेल कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। इनके दरमियान एंगल कितना बना है? 60 डिग्री। हेड टू टेल से जब हम ऐड करते हैं रिजल्टेंट बनेगा। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। अब बच्चों, इसके बाद आप ऐसा सवाल ना भी दोबारा सॉल्व करें, आपसे पूछा जाए कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में पड़े हुए तीन चार्जेस हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कोई से दो तीसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं। ये सवाल यूं भी आ सकता है, ये दो इस पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं। तो वो फोर्स का एक ही आंसर आएगा, √3f के इक्विवेलेंट। मुझे कंफर्म कर दें बच्चों, समझ आ गई आपको ये आइडिया भी? ओके, ठीक हो गया। तो ये सेकंड थर्ड आइडिया हमारा क्लियर हो गया। अब एक और बड़े मजे के आइडिया पे चलते हैं।
इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर नम्स के पेपर में आते हैं। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। पहले मैं सवाल समझा दूं और उसके बाद मैं बताता हूं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। सवाल आता है बच्चों के, दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों पॉजिटिव हैं। कहते हैं हम इनके दरमियान एक तीसरा चार्ज Q प्लेस करते हैं और उस चार्ज को किसी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देते हैं। लेट्स से हम इसको इस तरफ मूव करते हैं। तो आप बताएं कि ऐसा करने से जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब स्टेबल और अनस्टेबल को पहले हम समझ लें। तो अब सब बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये दो शेप्स आपको नजर आ रही, ये जो ट्रायंगल पड़ी हुई है बच्चों, अगर मैं इसको थोड़ा सा उठाऊं और फिर छोड़ दूं, तब क्या लगता है कि ये आगे की तरफ गिर जाएगा या फिर वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा? बिल्कुल ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस करें और छोड़ने पर वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, तो आप सब बच्चों ने याद रखना है कि ये इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इस शेप पे यही तजर्बा करें, इसको तो जरा सा भी यहां से डिस्प्लेस किया तो इसने कहना कि भाई मैं तो चला, मैं तो वापस नहीं आऊंगा। तो फिर दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपको ये बात समझ आ गई है ना, तो इस टाइप का प्रॉब्लम हल करना आपके लिए मसला रहेगा ही नहीं। तो मुझे कंफर्म कर दें, ये बात सबको समझ आ गई? ओके, चलें अब आते हैं हम पहले इस केस पर। तो देखिए बच्चों, ये चार्ज जब नहीं था, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ठीक है। अब हमने ये चार्ज प्लेस किया, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग, अगर हम एक वक्त में दो चार्जेस को देखें, तो ये चार्ज इसको उस तरफ रिपेल कर रहा है और ये चार्ज इसको इस तरफ रिपेल कर रहा है। यानी दोनों ही नहीं चाहते कि ये दरम्यान वाला चार्ज हमारे पास आए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस चार्ज को किसी एक चार्ज की तरफ धकेलता हूं। तो देखें, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम होने की वजह से जो रिपल्शन फोर्स है वो बढ़ेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन। और इधर चूंकि डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे रिपल्शन फोर्स कम हो जाएगी। अब इस बात पे ध्यान दें कि आप जैसे ही इसको थोड़ा सा आगे की तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, लेट से आपने इसको छोड़ दिया, तो ये चार्ज इसको ज्यादा रिपेल करेगा और वापस इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे भेज देगा, ठीक है। तो अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया, तो व्हाट डू यू से, ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा? एग्जैक्टली, वेरी सिंपल। तो आप इसको इस तरह याद रख लेंगे कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और उनके दरमियान हम एक थर्ड चार्ज भी पॉजिटिवली प्लेस करते हैं और उसको किसी भी साइड पर, इस साइड या इस साइड पर डिस्प्लेस करेंगे, तो उस साइड वाले चार्ज ने कहना है कि भाई मैं तो तुम्हें रिपेल कर रहा हूं, तो तुम अपनी पोजीशन पे वापस जाओ, मेरे पास मत आओ। और पोजीशन पे वापस आ जाने का नाम कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम पहले एक और अनस्टेबल कंडीशन देखते हैं। यहां पर दो चार्जेस हैं और उनके दरमियान है नेगेटिव चार्ज। देखिए, इस नेगेटिव चार्ज को मैं कुछ ना भी कहूं, ना भी डिस्प्लेस करूं, फिर भी दोनों साइड वाले चार्जेस की ख्वाहिश है कि ये मेरे पास आ जाए या मेरे पास आ जाए, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैं अगर एक छोटी सी फेवर ये दूं कि मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं इस तरफ, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब है कि मेरे डिस्प्लेस करते ही ये यहाँ से खिसक जाएगा और इस पॉजिटिव के पास चला जाएगा। तो मेरे डिस्प्लेस करने पर ये वापस नहीं आया, ठीक है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये एग्जांपल भी समझ आ गई बच्चों? नहीं बच्चों, ओके। अब इसी कैटेगरी में एक और कंडीशन में आते हैं। देखें, पढ़े तो दोनों पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, लेकिन हम यहीं से, अभी हमने अनस्टेबल देखा, अब हम स्टेबल देखते हैं। देखिए, ये सारे चार्जेस एक लाइन में पड़े हों,
पहले तो मैंने बताया ना कि मैं इसको इस तरफ या इस तरफ डिस्प्लेस करूंगा तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, बट अगर मैं इसको इस तरफ डिस्प्लेस कर देता हूं और ये यहां पर आ जाता है, तो बच्चों ये चार्ज भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये चार्ज भी इसको अट्रैक्ट ही कर रहा है। तो यूं समझ लें कि ये एक बैल है जिसको इधर से भी रस्सी डाल के खींचा जा रहा है और इधर से भी रस्सी डाल के खींचा जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये बैल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल। तो नेगेटिव चार्ज को राइट लेफ्ट मूव करें तो अनस्टेबल में चला जाता है, परपेंडिकुलर मूव करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाता है। समझ आ गई बच्चों बात की? ओके। और ये देखें, अब फिर वही लाइन है, ठीक। अब मुझे बताया, मैं इसको थोड़ा सा यहां से डिस्प्लेस करता हूं तो ये वापस आएगा? नहीं आएगा ना, ये तो दोनों पहले ही से जान छुड़वा रहे हैं। वो कहते हैं भाई मेरी तरफ से भी तू जा जान जाना है और मेरी तरफ से भी जा जान जाना है, तो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पर ये वापस नहीं आएगा, तो इट विल बी द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो ये जहां मैंने हेडिंग दी हुई है स्टेबल केसेस की, वो दोनों स्टेबल की एग्जांपल में आ जाएंगे। जहां अनस्टेबल है वो दोनों बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब मैंने आपको कुछ मल्टीपल आइडियाज बताए। एक है किसी चार्ज में दूसरा चार्ज ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। एक मैंने बताया कि दो चार्जेस पड़े हुए हैं तो दोनों के दरमियान जो कूलम फोर्स है जो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है वो किसी भी थर्ड चार्ज की मौजूदगी से इंडिपेंडेंट होगी। ये एक कॉन्सेप्ट समझाया। फिर मैंने आपको सिमिट्री केस समझाया ट्राइंगल का, कि कोई से भी दो चार्जेस जो रिजल्टेंट फोर्स लगा रहे हैं तीसरे पर वो किसके बराबर है? √3F के इक्विवेलेंट है। ठीक है। और फिर मैंने आपको एक और टाइप समझाई, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। और अब हम आज की लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर आते हैं, जो मैंने लास्ट पे इसलिए रखा है कि उसमें थोड़ा सा ट्रिक ज्यादा है, समझने वाली बात जरा गहरी है, तो इसलिए आप सब बच्चों ने अब जरा ध्यान से बात सुननी। बच्चों ये सवाल होते हैं, इनका इनकी हेडिंग होती है टचिंग टू चार्ज बॉडीज और कनेक्टिंग देम विद अ कंडक्टिंग वायर। पहले ये हेडिंग अपने पास लिख लें, टचिंग टू चार्ज बॉडीज और कनेक्टिंग देम बाय वायर। लिख के मुझे ओके रिपोर्ट दे देनी है ताकि मैं फिर इसको समझाना स्टार्ट करूं। नहीं बच्चों, करें स्टार्ट काम। चलें, अब सबसे पहले ये देखें कि अगर हमारे पास क्या हो, दो कंडक्टर्स हों, ये कंडक्टर नंबर 1 है और ये कंडक्टर नंबर 2 है। कंडक्टर 1 पे चार्ज है 8 इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्टर 2 पे कोई चार्ज नहीं है। तो बच्चों अगर ऐसा हो कि या तो मैं इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे से टच करूं या फिर मैं इन दोनों के दरमियान एक कंडक्टिंग वायर लगा दूं, तो क्या होगा कि दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे के साथ चार्ज शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ चार्ज को शेयर करेंगे। कब तक शेयर करेंगे? इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है ए और ये एक हॉट बॉडी है और ये एक ऑब्जेक्ट है बी, ये कोल्ड बॉडी, और इनको आपस में किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया जाए तो हीट फ्लो करेगी ए से बी की तरफ। कब तक करेगी? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, यानी इतनी कोई हीट फ्लो कर जाएगी जो दोनों के टेम्परेचर को क्या कर देगी? सेम। तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेम्परेचर का है ना बच्चों, वही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल का है, कि इस बॉडी से इस बॉडी तक कितना चार्ज शेयर होगा। इतना शेयर होगा कि आफ्टर दैट दोनों बॉडीज का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर 1 वो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन
इक्वल पोटेंशियल्स की कहानी पे हम बाद में जाएंगे, हम पहले इसको जरा सिंपल रखेंगे, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट बॉडी पे चार्ज है Q1 इक्वल्स टू 8E, और Q2 बॉडी पे कोई चार्ज नहीं। हमने क्या करना है, इन दोनों बॉडीज को आपस में टच करना है, और टच करने के बाद दोबारा इनको अलग भी कर देना है। तो अब ये जो इन दोनों बॉडीज पे नया चार्ज आया है, ये चार्ज फाइंड करने का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसको पहले अपने पास लिख लें। क्यू न्यू, दोनों पे न्यू चार्ज आएगा, तो फॉर्मूला एक ही दफा लगाना है, लेकिन ये फॉर्मूला का आंसर दोनों चार्जेस पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब दोनों स्फेयर्स पे नया चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 यानी 8E, Q2 0 डिवाइडेड बाय 2। तो देखें 8/2 4E। अब 4E आंसर का मतलब ये है कि पहली बॉडी पे भी 4E चार्ज होगा, और दूसरी बॉडी पर भी चार्ज 4E के बराबर ही आएगा। यहां तक इतनी सी बात सबको समझ आ गई है, तो मुझे जरा कंफर्म कर दें। ठीक। तो अब ये जरा एग्जांपल सॉल्व करें। एक बॉडी पे 6 कूलम चार्ज है और दूसरी पे 3 कूलम चार्ज, दोनों पे सेम नहीं है। तो जब इनको वायर से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट कर देने के बाद वायर रिमूव कर देंगे, अब दोनों पे नया चार्ज क्या आ चुका होगा, जल्दी से शाबाश। गुड, शाबाश। दोनों पे 4.5 कूलम 4.5 कूलम चार्ज जो है ये आ चुका होगा। डन, गुड। और अब एग्जांपल एक सॉल्व करें। अगर ये +3 की बजाय -3 है, तो न्यू चार्ज क्या आ जाएगा दोनों पर, बिल्कुल ठीक है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो अब दोनों पर 1.5 कूलम चार्ज है, ये अपीयर हो जाएगा। तो आपको चले, पहली बात, चार्ज फाइंड करने का तरीका आ गया, फॉर्मूला एक ही है। पॉजिटिव चार्जेस के लिए पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव चार्जेस के लिए उसको नेगेटिव कर देना है। Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब अगली बात समझनी है सबने। ये दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2, ठीक है। मैं कहता हूं कि इनके दरमियान जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 के। ये आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब सेकंड कॉन्सेप्ट ये है, मैंने दोनों चार्जेस को एक वायर से कनेक्ट किया, वायर से कनेक्ट किया, तो अब दोनों ने चार्ज शेयर किया और दोनों पे न्यू चार्ज क्या हो गया, Q1 न्यू, वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। और Q2 का न्यू चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। अब बताएं मुझे बच्चों, अब इसकी जो फोर्स कैलकुलेट करनी पड़े दोनों चार्जेस पे, तो हम लिखेंगे ना F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 न्यू मल्टीप्लाई बाय Q2 न्यू। और हम इसको फिर यूं भी लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। और चूंकि दोनों चार्जेस एक जैसे हो गए तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। अब ये बात समझ आ गई है, तो इस बात को समझाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन ये है कि टू आइडेंटिकल स्फेयर्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों को एक दूसरे से 3 मीटर अपार्ट रखा गया, और वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं 8 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। यानी अभी दोनों एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, 8 × 10⁻³ न्यूटन। The two spheres are now touched and the force between them becomes 9। दोनों को कनेक्ट किया। अब आपको पता ना, कनेक्ट करने के बाद Q1 भी न्यू हो जाएगा और Q2 भी न्यू हो जाएगा। तो कहता है अब दोनों चार्जेस का जो अब प्रोडक्ट है ना, वो 9 × 10⁻³ की फोर्स दे रहा है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, ठीक है, हमसे पूछा है बताएं Q1 कितना है और Q2 कितना है। तो
पहले फोर्स कितनी थी, 8 न्यूटन, ठीक है। अब जरा ऑप्शंस पे ध्यान दें बच्चों, 8 न्यूटन या तो 8 वन जा 8 हो सकता है, या फिर 4 टू जा 8 हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दो ऑप्शंस हमारे पास हो सकती हैं कि जिनके प्रोडक्ट से 8 आंसर आ सकता है। तो फर्स्ट एलिमिनेशन में आपने ये दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दें। अब हमारे पास आंसर या 8 और 1 माइक्रोकूलम है, या 4 और 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है बच्चों। तो अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना, देखें। टच करने के बाद जो नई फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होती है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 स्केयर के। और देखें, अगर हम यूं कहें कि ये जो नया फॉर्मूला है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्केयर, ये बराबर होना चाहिए 9 के। तो हमने क्या करना है, हमने ये दोनों ऑप्शन इसमें ट्राई कर ली। लेट से मैं इसमें पुट करता हूँ 8 कूलम प्लस 1 कूलम डिवाइडेड बाय 2 स्केयर। तो 8 प्लस 1 क्या होता है, 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 उसका स्केयर। तो ये तो बच्चों हमारे पास कोई 81 डिवाइडेड बाय 4, ये बात 9 के तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं आएगी। इसका मतलब है कि ये वाला जो पेयर है ना, ये भी दोनों चार्जेस का चार्ज नहीं हो सकता। अब हम ट्राई करते हैं सेकंड पेयर, 4 और 2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 9। तो देखें, इसका मतलब है कि हमारे पास राइट आंसर कौन सा पेयर है, 4 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, कि जिनको टच करने से पहले मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आता है, और टच करने के बाद मल्टीप्लाई करें तो आंसर 9 आ जाता है। तो इस तरह से हम ऐसे सवालों में अननोन चार्जेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जस्ट टेल मी, आपको थोड़ी बहुत समझ आई इस चीज की। इसी कॉन्टेक्स्ट में बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स विद द चार्ज, चार्ज मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब ये किसी सेपरेट से सेपरेट किए गए किसी डिस्टेंस है, तो ये एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं फोर्स F। फिर वो कहते हैं दे आर ज्वाइंड बाय कंडक्टिंग वायर विच इज देन रिमूव्ड। इसका मतलब है वायर कनेक्ट की तो इन्होंने अपना चार्ज आपस में शेयर किया। अब उनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। आपने टच करने से पहले वाली फोर्स का नाम रखते हैं ना F, ठीक है। और वो प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, 2Q एंड Q, ठीक है। मैंने इस Q के साथ माइनस इसलिए नहीं लिखा बच्चों कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज लेते हैं जब फोर्स फाइंड करते हैं, तो जो फर्स्ट फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी 2Q स्क्वायर। अब जो सेकंड फोर्स है वो तो फाइंड तब होगी ना जब पहले हम ये पता कर लगा लें कि टच करने के बाद नया चार्ज कितना आ गया। तो पहले हम Q न्यू पे आ जाते हैं। Q न्यू है जी Q1 जो कि 2Q है, प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास कितना आ गया, Q/2। तो अब दोनों चार्जेस, दोनों बॉडीज पे कितना चार्ज आ गया, Q/2। तो अब हम लिखेंगे F प्राइम इज इक्वल टू Q/2 का स्केयर। अब फिर फोर्स जो है वो इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब बच्चों इन दोनों फोर्सेस को हम करेंगे कंपेयर। F प्राइम डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू 2Q स्केयर डिवाइडेड बाय Q स्केयर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया हमने। F प्राइम हमारे पास आएगा Q स्केयर बाय 4, और ये आ जाएगा 2Q स्केयर। तो देखें Q स्केयर से Q स्केयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/8, और F प्राइम जो है वो हम उसको लिखेंगे F/8। तो हमारे पास जो पहले चार्जेस थे उनको मल्टीप्लाई किया, 2Q स्केयर फोर्स आई, फिर उनको टच किया, वायर से डिस्कनेक्ट की वायर, तो नया चार्ज हो गया Q/2, और नई फोर्स हो गई Q/2 का स्केयर। अब हमने F प्राइम को ओरिजिनल फोर्स के साथ कंपेयर किया, तो हमारे पास अब जो फोर्स आ रही है वो पहले वाली फोर्स से 8 टाइम्स कम आ रही। ठीक है बच्चों, स्टेप वाइज देखना है कि पहली फोर्स, नया चार्ज, दूसरी फोर्स, इस स्टेप को फॉलो करना है आपने। फर्स्ट फोर्स, न्यू चार्ज, देन द न्यू फोर्स। स्टेप समझ आ गए।
अगर समझ आ गए हैं तो सब बच्चों के लिए ये एक छोटा सा चैलेंज क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके आपने ये आंसर निकाल के वेरीफाई करना है। और ये बच्चों हमारा आज का लेक्चर होगा, इसमें हमारा कूलम्स लॉ जो है वो अपने मल्टीपल आइडियाज के साथ एंड अप हो जाएगा। जल्दी से शाबाश सॉल्व करें इसको।